किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिसकी जैसी नीयत वह वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए पानी तो कोई परिंदों के लिए बंदूक भी रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, जो आज का वीडियो है वह हमारा इतिहास का एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता पे आधारित है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे यानी सिंधु घाटी सभ्यता, यह न कि एक भारत का सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, बल्कि यह पूरे विश्व की 4 सबसे महान प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जैसे यदि बात की जाए तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं जिनमें से यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम लोग इस सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे, अच्छी तरीक़ा से विस्तार रूप से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए कैसे हम लोग करेंगे। दोस्तों देखिए, किसी भी चीज़ों का जब उद्भव होता है तो उसको हम लोग कई कालखंडों में बांट सकते हैं। उस टॉपिक को मतलब जितना आसान कर हमें पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। दोस्तों देखिए, हमने भी वही काम किया है। सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका हमने टॉपिक देखिए बना दिया है कि पहले हम लोग खोज जानेंगे, इसको कब खोजा गया, क्या खोजा गया। उसके बाद इसका समय जानेंगे, काल, नामकरण, उद्भव, विशेषता, और इसके बाद हम लोग इसका पतन जानेंगे। यानी आगे हमारा देखिए क्या हो जाएगा, पतन। मतलब लास्ट में आखिर इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका नष्टीकरण कैसे हुआ, अभी तो है नहीं, हालांकि उसका अवशेष मिला है, तो आखिर वो नष्ट कैसे हुआ। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम लोग खोज टॉपिक पे खोज जानते हैं कि इसका आखिर खोज कैसे हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए देखिए 1 2 3 4 यानी 4-5 ऐसे थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। सबसे पहले यदि बात की जाए तो चार्ल्स मैसन जो थे, जो पाकिस्तान गए। सबसे पहले पाकिस्तान का वो जब दौरा कर रहे थे तो उस समय उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ अध्ययन किया। थोड़ा बहुत ज़्यादा तो किया नहीं, बहुत कम अध्ययन किया, इसके बारे में जानकारी जुटाई और उन्होंने अपनी एक बुक द नैरेटिव ऑफ जर्नी, इनका बुक का नाम है, उसमें इन्होंने कुछ काफ़ी हद तक नहीं, बहुत कम जानकारी जुटाई और इन्होंने उसमें लिख दिया। ये कब की बात है, हमारे 1826 ईस्वी की बात है, जब वह पाकिस्तान दौरा पर थे तो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हालांकि उस समय नामकरण इसका नहीं हुआ था, लेकिन अभी हम लोग समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले की बात करें, सबसे पहली बार खोज इन्हीं से शुरू हुआ था। प्रारंभ मतलब यही किए थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज के मामले, खोजकर्ता के मामले में सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे। तो देखिए यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चार्ल्स मैसन, जिन्होंने 1826 ईस्वी में पाकिस्तान का दौरा करते हुए उन्होंने अपनी एक बुक द नैरेटिव ऑफ जर्नी में इस चीज़ों को लिखा था। लेकिन इन्होंने भी कुछ काफ़ी हद तक आगे नहीं पहुँच पाए, इन्होंने भी बस उतना पर ही सीमित रह गए। आगे देखिए, आगे उसके बाद हमारा आया बर्टन बंधु। बर्टन बंधु की बात करें 1826 ईस्वी में, ये बर्टन बंधु, जैसे कि बंधु यानी 2 भाई थे, एक हमारा था जेम्स बंधु और एक और कुछ नाम था, मतलब बर्टन बंधु के नाम से इन्हें जाना जाता है। 2 भाई थे जिन्होंने इस चीज़ को खोज करने का प्रयास किया। यानी बर्टन बंधु 1826 ईस्वी में इस चीज़ों का खोज किए कि यहाँ पर भी कुछ अवशेष था कहने का मतलब है कि इन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन इन्होंने भी काफ़ी विस्तार पूर्वक नहीं बताने पाए। यानी देखिए, अब प्रश्न उठता है कि ये आखिर ऐसे चल रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्ट तो बता नहीं सकते हैं। तो देखिए, एक हमारा है कि 1826, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 56 होगा, 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में उस समय पाकिस्तान में जो है रेलवे लाइन का मतलब बिछाया जा रहा था। कहाँ के बीच में देखिए दोस्तों, कहाँ से, ये पाकिस्तान का एक है हमारा कराची से लाहौर के बीच में उस समय रेलवे ट्रैकिंग का काम चल रहा था, उस समय रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। तो उस समय जो खुदाई हो रहा था समतलीकरण करने के लिए
खुदाई किया जा रहा था, उसमें इन दो बंधुओं को, बर्टन बंधु को 1856 ईस्वी में जो है वहाँ से कुछ अवशेष मिले। अवशेष क्या मिले? वहाँ से कुछ ईंट का टुकड़ा मिले। तो वहाँ पे तो ये कन्फर्म हो गया कि इसके अंदर कुछ है, कुछ पहले रहा होगा। लेकिन इन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ये अपने काम करने वाले आदमी थे, इन्होंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इन्होंने भी उस पर काफ़ी अधिक शोध नहीं किया। आगे हमारा देखिए है अलेक्जेंडर कनिंघन। आगे हमारा आते हैं तीसरा में अलेक्जेंडर कनिंघन। ये देखिए ये कब किए थे? हालांकि अलेक्जेंडर कनिंघन के बारे में बोला जाता है कि इन्हें पता काफ़ी पहले चल चुका था कि वहाँ पे जिसे आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं, वहाँ पे कुछ तो है। मतलब इन्हें पता चल चुका था, लेकिन इन्होंने अपनी बातों को गुप्त तरीका से रखना चाहा। मतलब इन्होंने साफा सभी लोगों के सामने अपनी बातों को प्रकट करना नहीं सोचा। इन्होंने सोचा कि पहले हम खोज कर लेंगे, उसके बाद लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो इन्होंने देखिए इस पर काम कब से करना शुरू कर दिया? 1853 ईस्वी से इन्होंने 1856 ईस्वी तक से काम किया। लेकिन इनको भी कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन काफ़ी हद तक ये जान चुके थे और उस समय तक पूरे विश्व यानी पूरी दुनिया की नज़र में यह आ चुकी थी कि वहाँ पे कुछ न कुछ सभ्यता है। ये जो हमारे थे अलेक्जेंडर कनिंघन, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले लोगों के सामने समक्ष पेश करने वाले या फिर सबसे पहले खोज करने वाले, मतलब शोध काफ़ी विस्तृत रूप से पुरातत्व विभाग की जांच कराकर शोध करने वाले हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए हमारे सबसे पहला यही थे। इन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरीक़ा से शोध किया, मतलब पुरातत्व विभाग की तरह जाँच किया था। हालांकि इन लोग थे तो इन लोग काफ़ी थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त की कि है, इन्होंने बताया ही नहीं किसी को। बस हाँ, इनको पता चला था 2 ईंट मिला था, ईंट का टुकड़ा मिला था, ये जानते थे बर्टन बंधु के है, लेकिन इन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुतिकरण नहीं करना सोचा। इन्होंने भी वही किया। देखिए इनको 1856 में मिला था, लेकिन ये जो है 1853 से काम करना शुरू कर दिए थे। अलेक्जेंडर कनिंघन ये सोच रहे थे कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे दुनिया के समक्ष हम अपनी मिसाल पेश कर सके, और इन्होंने भी यही काम किया। लेकिन जब इन्होंने 1856 ईस्वी यानी 53 से यानी 56 तक यानी 3 साल तक इन्होंने काम किया दोस्तों, तो इन्हें भी काफ़ी हद तक सफलता मिली, लेकिन ये उतने पर ही रुक गए। लेकिन तब तक पूरे विश्व का जो प्रकाश था, पूरे विश्व का जो नज़र था सिंधु घाटी सभ्यता की ओर आ चुका था। देखिए तो उसी समय जब यहाँ पे जो अंग्रेज अफसर थे उन्होंने भी आखिर इसकी शोध करना शुरू किया। पुरातत्व विभाग के अध्यक्षों को आदेश दिया कि जब सभी लोग हमारे देश में आकर खोज रहे हैं, सभी लोग दिखना चाह रहे हैं क्या है, तो फिर हम क्यों पीछे रहेंगे। उन्होंने ऑर्डर दिया, यहाँ के जो था हमारा गवर्नर जनरल, उन्होंने ऑर्डर दिए सर जॉन मार्शल को। सर जॉन मार्शल जो है एक पुरातत्व विभागीय सर्वेक्षक थे। इनके नेतृत्व में इनको ऑर्डर दिया गया, सन जॉन मार्शल को, हमारे इंडिया के जो हमारे भारतीय थे उनको ऑर्डर दिया गया कि आप भी उसकी खोज कीजिए। आखिर दूसरे देशों के लोग जो हमारे देश में आकर क्यों खोजेंगे, आप इसको खोज कीजिए। तो इनको जब ऑर्डर मिला तो इन्होंने उस पर शोध करना शुरू कर दिया अपने पुरातत्व विभाग की टीमों के साथ। कब किया? 1921 ईस्वी में उस पर शोध करना शुरू कर दिया। और उसी समय जो है एक हमारा हो जाएंगे दयाराम साहनी। यहाँ पे देखिए दयाराम साहनी और एक व्यक्ति थे जिनका नाम है हमारा राखल दास। हाँ, दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की, और जो राखल दास थे उन्होंने जोदड़ो की खोज की। देखिए उसी समय जब 1921 ईस्वी में जब खुदाई का कार्य चल रहा था, हालांकि ये तो सर जॉन मार्शल थे, वो तो केवल नेतृत्व करता थे खोदने का, खोज करने का,
का काम तो इन्हीं लोग का था। तो दयाराम साहनी का जो था, इनके फिर उस अफसर के भी नेतृत्व में इन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज कर डाली। यानी सबसे पहले इन्होंने, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। और एक और भारतीय थे जिन्हें राखलदास जो थे, उन्होंने मोहनजोदड़ो का खोज कर दिया। देखिए क्वेश्चन क्या चीज आता है, बोल देता है कि हमारा कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया। ऑप्शन हमारा देखिए दे देगा, राखलदास दे देगा, दयाराम साहनी दे देगा, और कुछ दो और ऑप्शन दे, मान लीजिए सर जॉन मार्शल दे देगा, और एक और ऑप्शन मान लीजिए चार्ल्स मैनसन दे देगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा राखलदास। मोहनजोदड़ो का देखिए, इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रखिएगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता इस दोनों में काफी अंतर कर देता है क्वेश्चन में। हाँ, यदि ऑप्शन केवल ये दोनों में से एक रहे तो वही हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये हमारे देखिए खोज की प्रक्रिया थी। कैसे, सबसे पहले हमारा चार्ल्स मैसन आए, उसके बाद बर्टन बंधु आए, उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघन आए। लेकिन देखिए पूर्ण रूप से दुनिया के सामने लाने वाले, सबसे पहले पूर्ण रूप से खोज करते हुए हमारे यहीं से शुरू हुआ था, इन्होंने ही खोज किया था। उसके बाद जब इन्हें भी पूर्ण रूप से सफलता काफ़ी हद तक मिली थी, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाई। इन्होंने जब छोड़ दिया तो हमारा जो सर जॉन मार्शल थे यहाँ के, उनके नेतृत्व में हमारा दयाराम साहनी और राखलदास को जो है इस काम में लगाया गया। और उनके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई और राखलदास के द्वारा मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की गई। ये हमारा खोज से संबंधित था। अब हमारा देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाता है, काल, समय। आखिर समय तो कुछ तो होगा ना कि ये कब का है, कैसे है, क्या है। तो देखिए सबसे पहले अलग अलग इतिहासकार हुए, बहुत सारे विदेशी मत भी आए, हमारे देश के स्थानीय मत भी आए, बहुत सारे ऐसे लोग आए, उन्होंने अपनी अलग अलग अपने तरीक़ा से लगाया। हालांकि कुछ ऐसा तो लिखित प्रमाण तो था नहीं कि इतना पहले ये निर्माण हुआ है, मतलब इसका मतलब नामकरण इस समय हुआ है, ये इतना पहले निर्माण हुआ है। तो आखिर कैसे ज्ञात किया जा सकता था? तो फिर अपने हिसाब से सभी इतिहासकारों ने अपने हिसाब से इसका आयु का पता लगाना शुरू कर दिया। देखिए सबसे पहले हमारा आ जाते हैं जॉन मार्शल, जिन्होंने, ये भी बहुत खुश थे क्योंकि इनके नेतृत्व कार्य में हमारे इंडिया में खोज हुआ था। अब जॉन मार्शल बहुत खुश, इतना खुश हो गए कि इन्होंने इसके आयु का तक से पता लगा दिया। आयु बताने लगे कि इनका आयु इतना है, और यहाँ तक भी इन्होंने बात कह दी कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। अब जॉन मार्शल को तो पता नहीं था कि अभी उस समय में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके द्वारा जीवाश्मों का आयु का पता लगाया जाता है, बहुत पुरानी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। तो देखिए जॉन मार्शल बहुत खुश होके यहाँ पे अब उसका आयु तुरंत बता दिए। ये सोच रहे थे कि हम खोज किए हैं तो सभी चीज़ हम ही बता देंगे। इन्होंने बोला कि यह 3250 BC से 2750 BC है। BC का मतलब देखिए दोस्तों, बिफोर ऑफ क्राइस्ट कहाँ लिख दें, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ से BC का मतलब होता है बिफोर ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, जब से हमारा जो हमारा सन ईस्वी शुरू नहीं हुआ था उससे पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ये बोल रहे हैं कि जॉन मार्शल खुश होकर बोल रहे हैं कि हम जब खोज करिए दिए तो हम इसका आयु का भी पता लगा दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि 3250 BC से लेकर 2750 BC है। हाँ, इन्होंने अपना मत ये देकर और काफ़ी खुश हो गए और बोल दिए कि हमने जो बोल दिया सो बोल दिया, मोहर लग गया तो लग गया। लेकिन काफ़ी हद तक, कुछ दिनों तक तो भाई उस समय पता नहीं था किसी को, तो इनके मत को तो मानेंगे ही। कुछ दिनों तक इनके मत को माना भी गया। उसके बाद जो आए हमारा डीपी अग्रवाल, ये हमारे भारतीय थे और इन्होंने कार्बन डेंटिंग जो है टेक्नोलॉजी, उसका उपयोग किया। अब देखिए कार्बन डेंटिंग क्या होता है, तो देखिए एक हमारा होता है कार्बन 14 जो होता है, यह हमारे
कार्बन पे आधारित होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे अवशेष भी मिले जिनके द्वारा यह चेक किया जा सकता है कि यह कितनी पुरानी है। तो इन्होंने जब चेक किया, मान लीजिए कुछ अवशेष ही मिल गया, हड्डी ही मिल गया किसी भी चीज़ के, उनकी जो है उनमें कार्बन की मात्रा देखा गया। तो देखिए जो कार्बन 14 जो पद्धति है, जिस भी चीज़ में यदि जांच किया जाएगा तो वह कार्बन तो हमारे पूरे शरीर में उपस्थित है, सभी जगह। हम मरने के बाद भी हमारे शरीर में बहुत बहुत दिनों तक, क्या बताएं, मतलब जब तक, बहुत दिनों तक बता नहीं सकते हैं, इतना दिनों तक से कार्बन रहता है। यदि तो वही अवशेष को जब चेक किया गया तो कार्बन 14 पद्धति से किया गया, तो उसकी आयु का जो अनुमान निकाला गया हमारा ये है, यानी 2300 BC से हमारा 1750 BC तक निकाला गया। अब देखिए जो कार्बन 14 पद्धति है, इसको तो अभी टेक्नोलॉजी के मामला में अभी भी यही चल रहा है, यानी कार्बन डेटिंग पद्धति से ही अभी सभी जीवाश्मों का ईंधन का पता लगाया जा सकता है, मतलब उनकी आयु का पता लगाया जा सकता है। कि जैसे डायनासोर की बात करें जो विलुप्त तो हो चुके हैं, लेकिन आखिर कैसे पता लगाया गया कि आखिर वो हमारे इतने दिन पहले से हमारे पृथ्वी पर थे। तो यही हमारा कार्बन 14 पद्धति से, यानी कार्बन डेटिंग जिसको कहते हैं, इसी पद्धति से, तो इसी पद्धति द्वारा यह खोज किया गया। और डीपी अग्रवाल साहब यानी प्रथम भारतीय इतिहासकार थे, प्रथम भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे, जिन्होंने यह बताया कि नहीं, यह हमारा गलत है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा काल है वह हमारा 2300 BC से 1750 BC तक का है। और यही मत हमारा मान्य भी हुआ, यानी हमारे इंडियन जो इतिहासकार बताए, ये इसी मत को फिर सभी देशों को मानना पड़ा। और इन्होंने सिद्ध किया न जी कार्बन 14 पद्धति से। और यही देखिए कहीं पर भी आप देखिएगा किताब में भी तो आपको यही देखने को मिलेगा, यानी दो अलग अलग मत था। एक जॉन मार्शल बहुत खुश होकर दिए थे कि हम खोज कर दिए तो हम ही बता भी देंगे, और उसके बाद हमारा डीपी अग्रवाल है, उन्होंने अपना मत दिए। और हमारे भारतीयों का जो है, यानी इन्हें ही सही माना जाता है। अब आगे देखिए हमारा नामकरण। अब आखिर इसका कैसे पड़ा, सिंधु सभ्यता। आखिर उस समय तो कोई, आखिर इसका नाम सिंधु सभ्यता ही क्यों पड़ा? कारण है, अब मान लीजिए हम खुदाई कर दिए, कुछ भी चीज़ निकल गया तो हम उसको कुछ भी नाम दे देंगे, आखिर उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तो वही देखिए कारण हमारा क्या था, उस चीज़ को तो नाम पहले तो सिंधु सभ्यता के नाम से कोई जानता नहीं था। एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा, हाँ चलिए सही आ रहा है। हाँ, पहले तो मान लीजिए सिंधु सभ्यता के नाम से कोई जानता नहीं था। तो देखिए बहुत सारे ऐसे जब शुरुआती समय जब अवशेष मिल चुके थे कि यहाँ पे कुछ हमारे पहले था, तो उस पर हमारा जो भारत सरकार था तथा यह 3 देशों में पड़ता है, हम आगे बताएंगे। तो अन्य देशों के लोग भी, यानी हमारे भारत सरकार ने भी इस पर काफ़ी शोध शुरू कर दिया। बहुत सारे चीज़ों को देखा गया, बहुत सारे ऐसे चीज़ों मिले कि जो कि बहुत सारे अवशेष भी मिले, बहुत सारे तांबा पीतल, बहुत सारे मतलब खनिज भी मिले। तो इसी आधार पर देखिए जो सिंधु सभ्यता आखिर क्यों पड़ा, तो देखिए हमारे एक सिंधु नदी है, अधिकतर जो खुदाई हुआ तो जो अवशेष मिले हमारे सिंधु सभ्यता के, वो सिंधु नदी के किनारे मिले। तो पहले देखिए एक चीज़ माना जाता था कि यदि किसी भी क्षेत्र में, यदि किसी क्षेत्र के बगल में कुछ निकल जाए तो उसका वही नाम हो जाता था। यदि कोई नदी के बगल में निकल जाए तो उसी नदी के पर आधारित नाम हो जाता। अब सभ्यता कहाँ से है, मान लीजिए इससे पहले भी निकला था, जैसे मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, तो उसी प्रकार से यह सिंधु नदी के बगल में निकले, इसका अवशेष अधिकतर निकला, इसलिए इसे सिंधु की सभ्यता बोल दिया गया। सिंपल सी बात है। इससे पहले भी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, तो इसलिए इसे भी सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए अब हमारा आगे एक और नाम इसका आता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। देखिए जैसे जैसे इसका खुदाई किया गया वैसे वैसे यह देखा गया कि हालांकि पहले से तो पहला हमारा स्टेप में तो कंफर्म हो गया कि यह सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन इसका विस्तारीकरण किया गया कि और कैसे है, तो फिर देखा गया कि नहीं, ये केवल सिंधु नदी किनारे भर नहीं है, सरस्वती नदी के किनारे भी है, इसलिए इसे जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह काफ़ी प्रभावी नहीं रहा और इसे काफ़ी बुकों में आप नहीं देख सकते हैं। अब
मात्र इसको सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की, मतलब हड़प्पा की सभ्यता जान सकते हैं। अब तीसरा हमारा पॉइंट रहता है कि इसे हड़प्पा की सभ्यता के नाम से क्यों जाना गया। अब देखिए, पहले यदि बहुत सारी ऐसी सभ्यता की खोज हुई जिसमें सबसे पहले जिस जगह की खोज हो जाती थी उसी जगह के नाम पर भी उसका नामकरण कर दिया जाता था। देखिए, सबसे पहले जो हमारा हड़प्पा की सभ्यता, इसका कैसे किया गया, तो देखिए जब हमारा जो हमारा भारतीय थे वे खोज रहे थे, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की सभ्यता की खोज कर दी। यानी हड़प्पा स्थान की ओर, सभ्यता तो लगाए हैं अपने से, लेकिन हड़प्पा के स्थान की खोज कर दी। यानी सबसे पहले जिस स्थान की खोज कर दी जाती थी, अधिकतर इतिहासकार उसको वही नामों से देखा करते थे, या फिर पहली खोज के आधार पर, या फिर पहले जो व्यक्ति खोजा उसके नाम के आधार पर, या फिर जिस नगर के किनारे अवस्थित है, जिस नदी के किनारे अवस्थित है, उसके नामकरण के आधार पर। तो यहाँ पे देखिए उसी प्रकार सबसे पहले हमें हड़प्पा की खोज हुई, इसलिए इसे हड़प्पा के सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखिए, हम लोग नामकरण भी देख लिए। सिंधु की सभ्यता चूंकि सिंधु नदी के किनारे थी, सिंधु की सभ्यता चूंकि सिंधु नदी किनारे थी, और सिंधु सरस्वती, यानी कि इसे जो बाद में सरस्वती नदी किनारे भी देखा गया, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती की सभ्यता भी बोली जाती है। उसके बाद हमारा हो गया हड़प्पा की सभ्यता, यानी सबसे पहले हमारी जो खोज किए थे दयाराम साहनी ने, वे हड़प्पा की सभ्यता की भी खोज कर दी थी। अब आगे देखिए, हम नामकरण तो देख लिए, अब हम देखेंगे इसका उद्भव क्या होता है, उद्भव कि आखिर इसकी ये आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, पहले ये आखिर क्या था। तो देखिए, इस विषय में भी जो हमारा जो विदेशी था वह यहाँ पर भी टांग अड़ा दिए। वे बोल रहे हैं क्या कि नहीं, इसका कुछ और नाम होना चाहिए, इसका और कुछ नाम होना चाहिए। जैसे ये विदेशिया था, जो विदेशी थे जॉन मार्शल विदेशिया था, ये कह रहा था कि नहीं, जो हम कह दिए वह सही, खोज का लिया, वो भी खोजा तो अपने नहीं था, हमारे भारतीय ही खोजे थे, यानी गर्व तो हमें होना चाहिए, ये तो केवल नेतृत्व करता था। तो ये अब सोच रहा है कि हम इसका आयु का भी पता लगा दे, जो कि यहाँ पर भी ये बेइज्जती हुआ, सरासर इसका गलत था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए, जो उद्भव के बारे में भी फिर विदेशी इतिहासकार टांग अड़ाना शुरू कर दिए। अब कुछ विदेशी इतिहासकार क्या कहते हैं कि यह सुमेरियन की सभ्यता है, इसको कह रहे कि सुमेरियन की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए, कहाँ बताएं दोस्तों, एक मिनट नीचे, हाँ चलिए यहाँ पे बताते हैं। मान लीजिए हमारा ये जो है, ये हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता है। हाँ, ये हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये हमारा मिस्र की सभ्यता है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और या फिर सुमेरियन की सभ्यता है। अब बोलते क्या है अधिकतर इतिहासकार लोग कि यह जो हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये हमारा इससे यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता से जिस प्रकार मिस्र की सभ्यता मिलती है, उसी प्रकार यहीं के लोग जो है ये भी सिंधु घाटी की सभ्यता मिलती है। यानी इसको नाम क्या दे दिए, सिंधु घाटी की सभ्यता को उन लोग दे दिए सुमेरियन की सभ्यता। इसके बारे में देखिए, वही इतिहासकार लोग था, मार्शल था, व्हीलर था, डी कौशाम्बी और बहुत सारे ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने सुमेरियन की सभ्यता का नाम दे दिया। लेकिन यह सरासर गलत था, क्योंकि मानते हैं दोनों जगह मिला था। यानी जो बोल रहे हैं कि सुमेरियन की सभ्यता, जो सुमेरियन की सभ्यता थी वहाँ का जो ईंट था, और जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी वहाँ के ईंट से थोड़ा भी मैच नहीं करता था, क्योंकि दोनों का आकार अलग था, व्यापार का निजीकरण काफ़ी था। ये जो अभी जो विदेशी मत बोल रहे हैं सुमेरियन की सभ्यता, ये नहीं जान रहे कि सुमेरियन की सभ्यता ऐसा ये जो हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो 4 गुना से भी अधिक था। सुमेरियन की सभ्यता तो बोल रहे थे कि सुमेरियन की सभ्यता है, वो ये नहीं जान रहे थे कि इसकी जब पूरा खुदाई की जा रही है तो अभी तक ये 4 गुना बड़ी है सुमेरियन की सभ्यता से। विदेशी मत तो जिसको बोलते थे कि उसी का अंग बोलते थे इसको, जबकि यह सरासर जो है गलत हुआ। अब देखिए, अब भाई विदेशी मत बोल रहे हैं
तो उनकी बात को तो साफा नकार दिया गया। अब हमारे स्थानीय मत क्या कह रहा है, देखिए राखल दास बनर्जी बोलते हैं कि यह द्रविड़ यानी इसकी उत्पत्ति जो है यहाँ पे द्रविड़ रहा करते थे, द्रविड़ लोग रहा करते थे। अब देखिए इन्होंने अभी अपना तर्क दिया कि किस तरीके से द्रविड़ रहा करते थे, उनका व्यापारकरण का उदाहरण दिया, उनका निजीकरण का उदाहरण दिया, उनका आर्थिक क्रियाओं का उदाहरण दिया। और एक और जो हमारा थे, जो इंडियन हमारे भारतीय ही थे, टी.एस. रामचंद्र, उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे आर्य रहा करते थे, जो कि यह काफ़ी हद तक गलत था। दोस्तों देखिए यहाँ पे गलत कैसे हुआ, मान लीजिए यदि मेसोपोटामिया के सिंधु घाटी की सभ्यता में रहा करते थे तो इन्हें हम वैदिक सभ्यता में भी क्यों देखते हैं, वहाँ पे थे, फिर यहाँ पे कैसे आ गए, जबकि इनका कोई यहाँ पे मिलाप नहीं होता है, कोई चीज़ यहाँ से मैच नहीं करता है। इसलिए स्थानीय मत की बात करें तो हमारा द्रविड़ यानी राखल दास बनर्जी का मत यहाँ पे सही साबित होता है। अब आगे देखिए हम लोग देखते हैं विशेषता इसका कि क्या विशेषता थी। हम लोग देखिए देख लिए विशेषता, अब देखेंगे विशेषता। देखिए जगह के अभाव के कारण दोस्तों थोड़ा सा नीचे इसको हम लोग कर दिए हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। अब देखिए हमारा यहाँ हो जाता है कि विशेषता, इसकी क्या विशेषता थी, तो सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों इसकी विशेषता थी नगरीय विशेषता। नगरीय विशेषता कहने का मतलब है कि सबसे पहले यदि नगरों का उद्भव के बारे में ज्ञान को देखा जाता है तो हमारे यही सभ्यता में देखा जाता है, यानी भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है तो हमारा नगरीय सभ्यता का उद्भव भी यहीं से होता है। जैसे देखा गया कि काफ़ी विस्तृत पक्के घरों के मकान थे, अच्छी तरीक़ा से हर एक चीज़ों के पानी की सुविधा थी, तालाब था, नल नहीं मतलब तालाब था, झरना था, और बहुत सारे ऐसी थी जहाँ की बाज़ारों का भी अवशेष टाइप का मिला। इस सब जो हमारा यानी नगर में जिस टाइप से व्यवस्था रहता है उसी टाइप का व्यवस्था यानी यहाँ पर भी देखने को मिला। इसलिए सबसे बड़ी यानी नगरीय सभ्यता की जो शुरुआत होती है वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में ही देखने को मिलती है। इससे हमें पता चलता है कि पहले भी नगर का निर्माण होता था वो यहाँ पर भी था पहले नगर। अब आगे हमारा देखते हैं कि कांस्ययुगीन सभ्यता। इसी में देखिए यहाँ से हमें एक और विशेषता है कि कांस्ययुगीन सभ्यता। जैसे देखिए यहाँ पे कांस्य जानते हैं, जस्ता और शायद तांबा, कंफर्म नहीं है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। जस्ता प्लस तांबा यानी जो मिलकर हमारा जो है बन जाता है यानी कांस्य। अब कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों बोले, देखिए यहाँ से कुछ ऐसे भी अवशेष प्राप्त हुए जो कि कांसा के थे, कांसा के बर्तन के थे, तो इससे हमें यह पता चलता है। और बहुत सारे ऐसे थे, काफ़ी हद तक देखने को मिले बहुत सारे कांस्ययुगीन सभ्यता जो था हमारा यहाँ पे, मतलब बहुत सारे कांसा एक हमारा होता है मिश्र धातु है, वह देखने को मिला। तो इससे यह पता लगाया जा सकता है कि यह जो समय था उस समय कांस्ययुगीन सभ्यता का है, यानी उस समय कांसा का प्रयोग अधिक होता था। आगे देखिए हमारा हो गया अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता। अब अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता क्या कहलाता है। अब देखिए एक चीज़ दोस्तों, आप लोग अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता कहने का मतलब है कि ऐसे इतिहास में ऐसी कुछ चीज़ें जो केवल लिखा जा चुका है, जिसे अभी हम लोग पढ़ पा नहीं रहे हैं, मतलब पढ़ नहीं पा रहे। जैसे अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता में बहुत सारे ऐसे चित्र मिले जिसके द्वारा कुछ दर्शाया गया था, लेकिन आज हम लोग उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लिखा हुआ मिला जिसे हम लोग आज पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इससे यह पता चलता है कि उस समय इसे हम लोग अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता भी इसकी विशेषता हो जाती है। अब देखिए शांति प्रिय सभ्यता, यह क्या है। शांति प्रिय सभ्यता कहने का मतलब है कि इतने सारे अभी खोज हुए, इतने सारे उसमें जो है खोज हुआ सभी जगह, लेकिन कहीं वैसा नहीं मिला कि जिससे यह हमें पुरातत्व विभाग को यह मतलब संज्ञान हो सके, यह मिल सके कि पहले युद्ध भी हुआ था। कुछ वैसा नहीं मिला कभी, काफ़ी एकदम जो कुछ भी मिला एकदम सही मिला और शांतिपूर्वक टाइप के मिला। शांतिपूर्वक
संयोग टाइप के कहने का मतलब, मान लीजिए मार काट हुआ होगा तो बहुत सारे औजार बिखरे पड़ेंगे, कहीं मिलेंगे, कहीं औजार मिलेंगे, बहुत सारे मतलब काफ़ी तरीका का औजार मिलेंगे, उस टाइप से कुछ नहीं मिला। तो जिससे यह अंदाज़ा लगाया गया कि यह शांति प्रिय सभ्यता था। अब व्यापार प्रधान की बात करें तो वहाँ पे व्यापार काफ़ी है। अधिकतर जो सभ्यता है, जैसे मिस्र की सभ्यता तो वह कृषि प्रधान की होती है, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता तो वहाँ पर भी कृषि प्रधान होती है। मतलब अधिकतर जो सभ्यताओं की खोज हुई वहाँ पे कृषि प्रधान होता था, लेकिन जो हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता है वहाँ पे व्यापार प्रधान है। और व्यापार प्रधान में भी सभी चीज़ों का मतलब यहाँ पे व्यापार करते थे, कृषि प्रधान नहीं है, व्यापार मतलब यहाँ के लोग काफ़ी दूर जाकर व्यापार का भी यहाँ पे साधन इनके पास था। आगे देखिए आर्थिक सभ्यता। आर्थिक सभ्यता कहने का मतलब है कि इनके पास पैसा बहुत अधिक थे, अधिक नहीं मतलब काफ़ी संपन्न थे। चलिए दोस्तों आगे अब हम लोग देखते हैं इसका पतन को देखेंगे। इसके लिए वीडियो को अभी थोड़ा सा हम रोकेंगे, क्योंकि अभी हम उसको बनाएंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे, और यदि हम इतना कार्य यदि सामने करें तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अभी हम लोग इसको थोड़ा सा वीडियो को रोकते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों देखिए आगे हमारा था जो इसका जो है हमारा मैप के रूप में एक देख लीजिए कि आखिर ये किस तरीक़ा से फैला हुआ है। तो देखिए इसका एक हमारा ये है, यानी अफ़गानिस्तान में बलूचिस्तान जिसको कहते हैं, एक बलूचिस्तान में है। यहाँ पे एक शुरुआती समय जब स्थल को जाया गया था तो एक ये हमारे जम्मू कश्मीर में, और एक हमारा यहाँ पे पॉइंट है उत्तर प्रदेश में, और ये हमारा है महाराष्ट्र में। दोस्तों यही हमारा मैप है। और यदि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यह देखिए एक त्रिभुजाकार आकृति बनाती है, यानी आकृति की बात करें तो यह हमारा हो जाएगा त्रिभुजाकार। दोस्तों यही से देखिए यही हमारा यही पूरा कंट्रोल होता था। इसका अधिकतर भाग जो हमारा देखिए इंडिया में आता है। दोस्तों इसकी बात की जाए तो जब स्वतंत्रता से पूर्व जब इसकी खुदाई की जा रही थी तो उस समय मात्र इसकी 40 से 50 स्थलों की खोज की गई थी, मात्र पूरे यानी पूरे जो हमारा है भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मिलाकर दोस्तों मात्र 40 से 50। लेकिन अभी वर्तमान में बात की जाए तो आज से कुछ दिन मतलब एक आध साल पहले था वो 1500 के लगभग में हो गया था, लेकिन हमें लगता है कि अभी 1600-1800 मतलब चला ही गया होगा। जिसमें से अधिकतर जो हम बात करें तो अधिकतर जो हमारा है भारत में मिला है इसका स्थल, उसके बाद पाकिस्तान में मिला है, और सबसे कम जो है हमारा वह है अफ़गानिस्तान में मिला है। दोस्तों इसकी विस्तार तो आप देख ही सकते हैं, यह तीन देशों में मुख्य रूप से विस्तारित है। एक हमारा अफ़गानिस्तान में है, और एक हमारा पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, और एक हमारा भारत में आता है। दोस्तों यदि इसकी यहाँ से और इसकी यदि दूरी की बात की जाए तो हमारा 1600 किलोमीटर है, और यदि ऊपर से नीचे इसकी दूरी की बात की जाए तो लगभग 1400 किलोमीटर है। दोस्तों यही जो है हमारा टोटल की बात की जाए, यदि इसकी टोटल क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 13 लाख के करीब है। लेकिन अभी इसे कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक बताते हैं कि यह 15 लाख भी हो चुकी है, चूँकि अभी खुदाई इसकी जारी है। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इधर हमारा आ जाता है इराक, ईरान, ये सब आ जाता है, जिसे कि हम लोग इसी के अगल बगल हमारा है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दोस्तों यदि ये दोनों को मिला भी दिया जाए, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर भी जो हमारा यह है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता फिर भी इसकी 12 गुना है, यानी इसकी जो है इसकी वह 12 गुना है। दोस्तों देखिए इसका स्थल की तो बात कर ही ले, अफ़गानिस्तान में है, भारत में है, पाकिस्तान में है। और ये नदी की बात करें तो ये भी कोई नदी पर ही है, चिनाब नदी, हाँ चिनाब नदी है। यहाँ पर भी ये भी कुछ नदी पर ही है, और यहाँ पर भी नदी पर ही है। यदि कुल मिलाकर देखें इसकी आकृति इस टाइप से है, और इसका जो हम लोग
यही आकृति है इसका बन रहा है। और इसका जो हम जो क्वेश्चन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो क्वेश्चन आपको कल मिलेगा। कल केवल ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे और ऑब्जेक्टिव कर लेने के बाद आपको काफ़ी अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाएगी। क्योंकि आज आप लोग इसका जो है एक सही विस्तृत क्रम देख लिए हैं, कल आप इसका ऑब्जेक्टिव भी देखिएगा तो वहाँ पे काफ़ी हद तक समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।